Good afternoon students, this is Bhanu Pratap Singh. In this lecture, we are going to cover the remaining part of the applied mechanics. बेटा जो हमारा अनुप्रयुक्त यांत्रिकी का कुछ बचा हुआ भाग है, यानी कि जो इंट्रोडक्शन पार्ट है और फ्रिक्शन यानी कि जो घर्षण पार्ट है, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये लास्ट पार्ट है तो आप लोग 4 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए थे, 2 बचे थे तो मैं पढ़ा के अपलोड कर दूंगा इसको जैसे ही संभव हो सकेगा। और अगर पॉसिबल होगा तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से करा दूँगा। डोंट वरी अबाउट माई सब्जेक्ट, मेरे विषय में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को जो यूट्यूब पे पढ़े हैं उनको फॉलो किया है, उनको प्रॉपर आपने देखा है, तो आपको एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छा परफॉर्म कर ले जाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो इंट्रोडक्शन पार्ट में बेटा हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में यानी कि प्रस्तावना परिचय में ही हम देखते हैं मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स की हिंदी होती है बेटा यांत्रिकी। जो भी मटेरियल आपको मिलेंगे वो बेटा इंग्लिश में होंगे, लेकिन मैं आपको हिंदी में उसका कन्वर्ट करके या हिंदी में उसको कन्वर्ट करके मैं आपको बता दूंगा। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं या ध्यान से सुन लीजिए, उतना काफ़ी होगा। तो यांत्रिकी क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द नेचर ऑफ फोर्सेस, बिहेवियर एंड इफेक्ट्स ऑन रिजिड बॉडी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बलों की प्रकृति, व्यवहार या फिर दृढ़ पिंडों पर उनके प्रभाव का अध्ययन करते हैं, ये यांत्रिकी कहलाता है। जनरली इट इज़ कॉल्ड एज फोर्स साइंस। सामान्य भाषा में इसे क्या कहते हैं बेटा? बल विज्ञान कहते हैं। ये 2 तरह के होते हैं, स्टैटिक्स हो सकता है या तो डायनेमिक्स हो सकता है, यानी कि स्थैतिकी हो सकती है या गति विज्ञान हो सकता है। अब स्थैतिकी है तो स्थैतिकी क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ फोर्सेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट पोजिशन। स्थैतिकी क्या है बेटा? स्थैतिक शब्द का मतलब ये होता है कि विरामावस्था, मतलब रेस्ट पोजिशन। तो स्थैतिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विरामावस्था में वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। तो क्या कहलाता है वो? स्टैटिक्स यानी कि स्थैतिकी कहलाता है। अब बेटा डायनेमिक्स क्या कहलाएगा? तो डायनेमिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ फोर्सेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ इन मोशन। अगर वो विरामावस्था में है तब हम अध्ययन करें, अगर उसके व्यवहारों का, बल के व्यवहार का अध्ययन करें तो वो स्टैटिक्स होता है। लेकिन अगर गति में अध्ययन कर रहे हैं तो वो बेटा डायनेमिक्स होता है, यानी कि गति विज्ञान होता है। तो डायनेमिक का मतलब भी होता है मूविंग, गतिमान। तो विज्ञान की वह शाखा यानी कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम बलों की क्रिया के अधीन वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं बेटा, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डायनेमिक्स कहते हैं। आगे अगर हम डायनेमिक्स को क्लासिफाई करें तो 2 तरह के हो सकते हैं ना, यानी कि जो हमारा गति विज्ञान है वो 2 तरह से आगे क्लासिफाई हो सकता है। पहला काइनेमेटिक्स यानी कि शुद्ध गति विज्ञान, और दूसरा काइनेटिक्स यानी कि गति विज्ञान। तो अगले पार्ट में हम देख रहे हैं कि शुद्ध गति विज्ञान यानी कि काइनेमेटिक्स और गति विज्ञान यानी कि काइनेटिक्स क्या है। तो बेटा काइनेमेटिक्स जो है यानी कि शुद्ध गति विज्ञान क्या है? इन दिस सेक्शन वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओनली। इस भाग में, इस पार्ट में हम केवल वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, नॉट द फोर्सेस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। उस बल का नहीं जो गति के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब शुद्ध गति विज्ञान में केवल हम उन गति का अध्ययन करते हैं, उन बलों का नहीं जो गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्या कहलाता है? काइनेमेटिक्स यानी कि शुद्ध गति विज्ञान कहलाता है। काइनेटिक्स क्या है? वी स्टडी मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग इट्स मास एंड फोर्सेस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। यानी कि जो बेटा काइनेटिक्स है, बल गति विज्ञान है, इसके अंतर्गत गति के साथ साथ गति उत्पन्न करने वाले बलों तथा मास यानी कि संहति पर भी विचार किया जाता है। तो वो अगर मास और फोर्सेस को भी हम मोशन के साथ देख रहे हैं तो वो काइनेटिक्स है, यानी कि बल गति विज्ञान। और केवल हम मोशन देख रहे हैं तो वो क्या है? काइनेटिक्स है ना बेटा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो सब्जेक्ट है यानी कि क्या? अप्लाइड मैकेनिक्स, उसको देखते हैं थोड़ा। तो अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है बेटा? बेसिकली
different principles and law related to mechanics which is used in our daily life for better performance is simply termed as applied mechanics। मतलब यांत्रिकी के विभिन्न नियमों, सिद्धांतों के अध्ययन और इंजीनियरिंग की समस्याओं को बेटा सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए उनके एप्लीकेशंस को हम क्या कह रहे हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स कह रहे हैं। कभी कभी जो टेक्निकल भाषा में इसे कह देते हैं बेटा वो टेक्निकल गति विज्ञान यानी कि टेक्निकल डायनेमिक्स भी कहते हैं। तो बेसिक सा ये अप्लाइड मैकेनिक्स का आपकी परिभाषा है। हालांकि डेफिनेशन नहीं पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बट हाँ एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्टैटिक से बन सकते हैं कि व्हाट इज स्टैटिक, द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ फोर्सेस इन रेस्ट पोजिशन। व्हाट इज डायनेमिक्स पूछ सकता है। तो डायनेमिक्स क्या है, वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ फोर्सेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब काइनेमेटिक्स पूछ सकता है, काइनेटिक्स पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। कुछ अप्लाइड मैकेनिक्स के बेटा यानी कि अनुप्रयोग हैं। तो अप्लाइड मैकेनिक्स की उपयोगिता यानी कि यूटिलिटीज़ की बात कर लें तो यूटिलिटीज़ क्या है, कुछ कॉमन सी यूटिलिटीज़ हैं अप्लाइड मैकेनिक्स की उपयोगिता है। तो सबसे पहले जो उपयोगिता में है बेटा, सबसे पहले मैकेनिक्स का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, जो प्राइमरी होती है वो होता है यूज्ड इन मशीन टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट। आदमी के द्वारा लगाए गए प्रयास को कम करने के लिए, है ना, जो मशीनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो मशीनों में मैकेनिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पॉइंट है कन्वेयर्स। तो कन्वेयर्स क्या होते हैं बेटा, कन्वेयर्स हैवी जो सामान या जो प्रोडक्ट या जो ऑब्जेक्ट हैवी होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ढोने के लिए कन्वेयर का इस्तेमाल किया जाता है ना, कन्वे करना, ढोना। तो कन्वेयर्स में मैकेनिक्स का हम इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन एरोप्लेन्स, ब्रिजेस एंड ट्रसेस। एरोप्लेन में, पुल पे या ट्रसेस में हम इस्तेमाल करते हैं मैकेनिक्स का इस्तेमाल। और जो आजकल की आधुनिक मशीनें हैं उसमें भी हम मैकेनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। बेटा मे भी आपको बैकग्राउंड में शोर सुनाई दे क्योंकि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो इस चीज़ को अवॉइड करिएगा, ठीक है। चलिए सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ प्रमुख परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे कुछ प्रमुख परिभाषाओं में, सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस में पहला डेफिनेशन क्या आता है, मैटर। मैटर का मतलब क्या बेटा, द्रव्य। तो द्रव्य क्या है, एनीथिंग विच पोसेस मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास क्या हो, संहति हो और वो जगह घेरती हो, यानी कि भार हो और जगह घेरे, उसको हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। दे कैन बी फेल्ट आउट बाई आवर सेंसेस। और द्रव्य को हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा बेटा अनुभव कर सकते हैं। वी कैन फील इट, वी कैन सेंस इट, है ना। जैसे क्या, जैसे लोहा हो गया, आप किसी भी चीज़ को जो सेंस कर सकें, है ना, वो क्या कहलाएगा, पानी हो गया, हवा हो गया, ये सब क्या है, द्रव्य हैं। तो ये 3 तरह के हो सकते हैं, यानी कि द्रव्य की अवस्थाएं पूछे होते तो 5 हैं, लेकिन बेसिक से जो हम पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स में वो 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। मतलब क्या कि ठोस, द्रव और गैस। ये द्रव्य के 3 भाग हैं, 3 प्रकार। अब पार्टिकल्स क्या हैं, तो पार्टिकल्स यानी कि कण की बात कर रहा है। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर किसी द्रव्य का सबसे छोटा भाग होता है। इट हैज़ नेग्लिजिबल साइज एंड हैविंग ए पॉइंट शेप। इसका आकार नगण्य होता है और बिंदु के समान होता है। कण या द्रव्याणु कहलाता है ना, पार्टिकल्स कहते हैं। अब पिंड क्या होता है या बॉडी क्या होती है या वस्तु क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सर्टेन मास एंड वॉल्यूम। क्या कि कणों का एक समूह होता है जिसके पास कुछ द्रव्यमान और आयतन होता है, उसको हम पिंड अथवा वस्तु या बॉडी कह लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलास्टिक बॉडी क्या है, प्रत्यास्थ पिंड क्या है। When we apply some pressure on a body, the body gets deformed, and on removing that pressure, the body gets its initial shape and size. This property of the body is or object is known as elasticity, and the body is called elastic body। कह रहा है बेटा, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, सैनिटाइजर की बोतल है, मान लेते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम इस पर फोर्स या प्रेशर लगा रहे हैं तो ये बॉडी डिफॉर्म हो जा रहा है, मतलब हमारे द्वारा दिए गए फोर्स को ये एब्जॉर्ब कर लिया है, और जैसे ही हम फोर्स हटा रहे हैं ये क्या कर रहा है, अपने बॉडी के साइज़ और शेप को क्या कर रहा है, पुनः पुरानी अवस्था में वापस ला दे रहा है। तो इस बॉडी को, यानी कि बॉडी के इस प्रॉपर्टी को, पिंड के इस गुण को हम प्रत्यास्था कहेंगे।
और जो पिंड ये गुण रखेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रत्यास्थ पिंड यानी कि इलास्टिक बॉडी कहेंगे। वही चीज़ कह रहा है बेटा कि बल लगाने पर जिस पिंड के आकार में बल के समानुपातिक परिवर्तन या विरूपण यानी कि डिफॉर्म यानी कि विरूपण की बात कर रहा है, डिफॉर्मेशन की बात कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, यानी कि विरूपण होता है। तथा जब एक्सटर्नल फोर्स हम हटा लेते हैं, जो वाय बल है वो हटा लेते हैं, और आकार में परिवर्तन यानी कि विरूपण डिफॉर्मेशन 0 हो जाता है और पिंड अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाता है, उस पिंड को हम क्या कहेंगे बेटा, इलास्टिक बॉडी यानी कि प्रत्यास्थ पिंड कहते हैं। डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए डिफ्लेक्शन यानी कि विरूपण को हिंदी में इसको कहेंगे बेटा विरूपण, डिफॉर्मेशन। विरूपण mm में होगा या मीटर में, जिसमें बहुत कम होता है इसीलिए mm में रिप्रेजेंट करते हैं, मिलीमीटर में। विरूपण की ये एक्सिस है डिफॉर्मेशन की, और अगर हम भार लगाएं तो ये न्यूटन की एक्सिस है यानी कि लोड है, P जो है लोड। तो भार अगर हम जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं न्यूटन में, ये लाइन आपको दिख रही होगी, भार जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, अगर मान लेते हैं किसी पॉइंट पे हमने मान लिया पहले पॉइंट पे भार इतना है, तो देख रहे होंगे अब डिफॉर्मेशन यानी विरूपण भी कुछ mm बढ़ा है, ये 0 है इनिशियल पोजीशन है। अगर हम भार का मान और बढ़ा रहे हैं बेटा तो ये विरूपण और बढ़ रहा है, भार का मान हम और बढ़ा रहे हैं तो ये और बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे भार का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे लोड बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिफॉर्मेशन हो रहा है। डिफॉर्मेशन को डेल्टा से दिखाते हैं। तो जो भार है यानी कि जो लोड है वो विरूपण के समानुपाती होता है, मतलब जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे वैसे वैसे डेल्टा बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक है ना। तो उस लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहते हैं। लेकिन आपको बॉडी जानना है तो इलास्टिक बॉडी है ना। जैसे जैसे लोड का मान फिर घटाएंगे फिर डिफॉर्मेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, विरूपण 0 हो जाएगा। अब बात कर लें रिजिड बॉडी क्या है, दृढ़ पिंड क्या है बेटा। तो रिजिड बॉडी यानी कि जो दृढ़ पिंड है, देयर इज़ नो डिफॉर्मेशन इन दिस टाइप ऑफ बॉडी ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। इस तरह के पिंडों में बेटा भार लगाने पर अथवा बल लगाने पर पिंड के आकार में बहुत कम, या मैं कहूँ कि नेग्लिजिबल, नगण्य परिवर्तन होता है। उसे क्या कहते हैं, दृढ़ पिंड कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। इफ़ द फोर्स एक्सीड्स इट्स लिमिट द बॉडी विल डैमेज और ब्रेक। यदि बल का मान और बढ़ाते जाएं तो जो पिंड है वो या तो डैमेज हो जाती है या तो टूट जाती है। बल का मान अगर एक सीमा के बाद हम लगा दें तो वो पिंड या बॉडी या ऑब्जेक्ट क्या होगा, डैमेज हो जाएगा या फिर ब्रेक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान की बात कर लें और भार की बात कर लें, है ना। तो द्रव्यमान क्या है और भार क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मास क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज नोन एज मास। किसी पिंड या वस्तु में द्रव्य या पदार्थ की जो वास्तविक मात्रा होती है उसको पिंड का द्रव्यमान या संहति कहते हैं। इसको बेटा जनरली किलोग्राम या फिर मास को किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। भार न्यूटन में होता है। वेट क्या है, भार, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं मास को, भार को कैपिटल W से। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, न्यूटन। अभी बताऊंगा कैसे, है ना। चलिए पहले आप पढ़ लीजिए फिर हम आपको सारी चीज़ें क्लियर करें। मास क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज नोन एज मास। तो वही चीज़ें जो मैंने कही कि क्या किसी पिंड या वस्तु में द्रव्य या पदार्थ की जो वास्तविक मात्रा होती है उसको उस पिंड का क्या कहते हैं, द्रव्यमान या संहति कहते हैं। आइए, भार क्या होता है। द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड एज द वेट ऑफ द बॉडी। भार बेटा किसी पिंड या वस्तु का भार वह बल होता है जिसके द्वारा या जिसके कारण पृथ्वी उस पिंड को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। इसे गुरुत्वीय बल भी कहते हैं, है ना। इसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। किसी पिंड या वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय बल ही क्या कहलाता है, उसका भार होता है। इसको न्यूटन में प्रदर्शित करते हैं। और न्यूटन में कैसे, तो बेटा एक सिंपल सा डेरिवेशन आप देख लीजिए। हम जानते हैं भार बराबर क्या, यानी कि वेट इज इक्वल टू मास स्मॉल m इंटू एक्सीलरेशन यानी त्वरण। भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण, या mg कर लीजिए,
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब भार की यूनिट अगर जाननी हो तो मास किस में, हमने कहा किलोग्राम में, और ये किस में होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही बेटा हम न्यूटन कहते हैं। यानी कि जो न्यूटन होता है, क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ 1 न्यूटन, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं बेटा, न्यूटन कहते हैं। तो जो भार होता है हमारा वो किस में होता है, न्यूटन में होता है। इसका सिंबल होता है कैपिटल एन। ठीक है, तो जब भी कभी हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो वो बेटा किलोग्राम में होगी, और जब भी हम कभी गुरुत्वीय त्वरण की बात करेंगे तो वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। आगे बताएंगे, ठीक है। फिलहाल इतना। आइए, तो भार हो गया आपका, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ और टॉपिक, त्वरण या फिर मंदन देख लेते हैं, क्या होता है त्वरण, क्या होता है मंदन, है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब बेटा त्वरण क्या होता है, क्योंकि अभी टर्म आया है। तो बेटा त्वरण सिंपल सी बात है, त्वरण भी कहूँ या वेग वृद्धि कहूँ, मतलब एक्सीलरेशन कहूँ या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कहूँ। तो एक्सीलरेशन क्या है, त्वरण क्या है, इसको बेटा स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, इकाई होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन की जो दर होती है बेटा, उसी को हम त्वरण कहते हैं या वेग वृद्धि कहते हैं। इसकी इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो फॉर्मूला बन के आता है, यानी कि जो त्वरण होता है वो क्या होता है कि वेग में वृद्धि बटे लगा समय, यानी कि जो एक्सीलरेशन होता है बेटा, जो स्मॉल ए होता है एक्सीलरेशन होता है, वो क्या होता है, वेग में वृद्धि, यानी कि वेग में वृद्धि भी वेग ही होगी, यानी कि वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी, यानी कि यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, और बटे टाइम, यानी वेग परिवर्तन की दर, यानी कि वेलोसिटी बाई टाइम, वही होता है एक्सीलरेशन। टाइम भी किस में, सेकेंड में। तो ये मीटर पर सेकेंड है, ये सेकेंड है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाती है इसकी यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाती है एक्सीलरेशन की यूनिट। ठीक है। रिटार्डेशन या मंदन क्या है बेटा, तो रिटार्डेशन या मंदन की बात करें तो जब समय के साथ वेग का मान घट रहा है, मतलब द नेगेटिव एक्सीलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो जब समय के साथ वेग का मान अगर घट रहा है तो जो एक्सीलरेशन होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी कि जो त्वरण होता है वो ऋणात्मक होता है। और इस ऋणात्मक त्वरण को हम वेग में कमी की दर, या इस ऋणात्मक त्वरण या फिर कह लीजिए वेग में कमी की दर को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, यानी कि मंदन कहते हैं बेटा। आगे बढ़ें, चलिए। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन में। एक्सीलरेशन इंक्रीज इन रेट ऑफ वेलोसिटी, और रिटार्डेशन क्या है बेटा कि ऋणात्मक त्वरण होता है, वेग में कमी की दर होती है, रिटार्डेशन कहलाती है। अगर आगे बढ़ें तो वेक्टर क्वांटिटी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी की और स्केलर क्वांटिटी, यहाँ से बेटा 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है बेटा, यानी कि सदिश राशियाँ क्या होती हैं। द क्वांटिटीज इन विच देयर इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब ऐसी मात्राएं या जिन भौतिक राशियों को पूर्णतया निरूपित करने के लिए या पूरी तरह से निरूपित करने के लिए उनमें परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड और दिशा यानी कि डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, उनको हम वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश दिशा के साथ, मैग्नीट्यूड तो दोनों में रहेगा लेकिन दिशा के साथ अगर हम कर रहे हैं तो वो सदिश होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। उदाहरण में कौन कौन से हैं, तो बेटा उदाहरण में बहुत सारे हैं। फिलहाल जो कॉमन है वो वेग है, वेलोसिटी है, सदिश राशि होगी। एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण सदिश राशि होगा। बल सदिश राशि होगी। बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क ये भी सदिश होगा। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन ये भी सदिश राशि होगी। अब बात कर लें स्केलर क्वांटिटीज़ की यानी कि अदिश राशियों की। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, चलिए मैं बताता हूँ। यानी कि अदिश राशियाँ, द फिजिकल क्वांटिटीज इन विच देयर इज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। मतलब जिन भौतिक राशियों को पूरी तरह से निरूपित करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं,
उनको हम क्या कहते हैं बेटा, उनको हम स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में क्या क्या है, हमारे स्पीड है, स्पीड बेटा क्या होगा, स्केलर होगा, वेलोसिटी वेक्टर होगी, डिस्टेंस यानी कि दूरी स्केलर होगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो कुछ सिंपल सा फंडा है, सदिश राशियों में मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण के साथ दिशा भी होगी, अदिश राशियों में केवल परिमाण होगा, दिशा नहीं होगी, जैसे चाल और दूरी। तो कुछ हमने एग्जांपल स्केलर और वेक्टर के दे दिए हैं, जिसकी मदद से आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि किसको हम स्केलर कह रहे हैं यानी कि किसको हम अदिश राशियाँ कह रहे हैं, और किसको हम वेक्टर कह रहे हैं यानी किसको सदिश राशियाँ कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात आई है स्पीड और वेलोसिटी को, तो समझ ही लेते हैं क्यों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए। स्पीड यानी कि चाल, तो चाल बराबर हमेशा पढ़ते होंगे दूरी बटा समय। चाल दूरी किस में, मीटर में, समय किस में, सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। बेटा स्पीड को मेज़र करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, चाल की कोई दिशा नहीं है ना, तो दिशाहीन है, इसीलिए इसे हम किस में रखते हैं, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशियों में। दिशा नहीं है, केवल परिमाण है, मैग्नीट्यूड है। द रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। तो जो बेटा हमारी चाल होती है, स्पीड होती है, वो क्या कहलाती है कि किसी पिंड द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी होती है, या मैं कहूँ कि पिंड के स्थिति परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं। तो डिस्टेंस या चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी मीटर में, समय सेकंड में। तो जो वेलोसिटी की यूनिट निकल के आती है बेटा, सॉरी, इसको ये कह भी रहा है स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की जो सिंबल है बेटा उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या है, सॉरी, स्पीड का जो सिंबल है वो हम s से भी डिनोट कर लेते हैं। आई थिंक मुझे लगा ये वेलोसिटी है, स्पीड से s से डिनोट कर लेते हैं और वेलोसिटी को हम v से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस चाल आपको समझ में आ गई। वेग देखते हैं। द रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आना चाहिए बेटा, मतलब क्या, दूरी और विस्थापन में अंतर तो समझ में आ रहा है ना, अगर नहीं भी आ रहा है तो मैं बता दूंगा आगे, है ना बेटा। चलिए, तो दूरी और विस्थापन में ज़्यादा फर्क नहीं है बेसिकली, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या दूरी है, क्या विस्थापन है। ठीक है, फिलहाल द रेट ऑफ ट्रेवलिंग डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, विस्थापन की दर यानी कि क्या होती है, विस्थापन बटा समय, ये क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। मीटर, विस्थापन मीटर में, समय सेकंड में। ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि होती है ना। तो कुछ कॉमन से टर्म्स थे। और बेटा दूरी क्या होती है, मैं अगर एक्सप्लेन अभी करना है आपको तो जान लीजिए बेटा। डिस्टेंस जो होती है, दूरी, किसी गतिमान पिंड द्वारा किसी समय में तय किए हुए मार्ग की वास्तविक लंबाई को हम क्या कहते हैं कि उस पिंड द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। मतलब लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। लेकिन बेटा जो विस्थापन होता है, किसी पिंड द्वारा अपनी स्थिति परिवर्तन की प्रक्रिया को विस्थापन कहते हैं। इसे जो है अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों का अंतर से मापा जाता है। मतलब व्हाट इज़ द फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन, वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो, विस्थापन शून्य भी हो सकता है। कब, जब इनिशियल और फाइनल, जो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति है वो शून्य हो, यानी कि व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो देन डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। तो कुछ कॉमन से डेफिनेशन थे जो हमने आपको बताए हैं, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। दो अंतिम और प्रारंभिक बिंदुओं के बीच की दूरी को, न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। विस्थापन जीरो हो सकता है कब, जब फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो। अब दूरी क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ, है ना। कह रहा है किसी पिंड द्वारा एक समय में तय की गई दूरी को या पथ की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से फंडामेंटल यूनिट्स शुरू होते हैं। पहले चैप्टर को हम ज़्यादा लंबा नहीं ले जाएंगे बेटा, तो पहले चैप्टर को हम यहाँ पे समअप करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स को, यानी कि जो आपका फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं बेटा, फंडामेंटल यूनिट्स मतलब क्या कहते हैं उसको हम, हाँ, जो आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं उनको हम आगे की क्लास में देखेंगे कैसे हैं क्या है। ठीक है, तो तब तक आप प्रैक्टिस करिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बीच बीच में जैसे भी बनेंगे हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है बेटा।